हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही मेजर टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज वायरसेस, वायरॉइड्स एंड वायरल ट्रांसमिशन। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये एक्चुअली बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है। देखो क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि वायरॉइड्स को डिफाइन करने आएगा, वायरसेस को डिफाइन करने आएगा। अ वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज डिफाइन द नेचर ऑफ वायरसेस, क्योंकि इसका नेचर एक्चुअली में बहुत यूनिक है, तो वो एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। या फिर अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है वायरल ट्रांसमिशन, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमें पूछ सकता है कि वायरसेस के नेचर, स्ट्रक्चर एंड रेप्लिकेशन को कंप्लीटली डिस्कस करना है। तो वो पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो इस लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले समझते हैं कि वायरसेस होते क्या हैं। वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शियस एंटिटीज दैट आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि सारे वायरसेस को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख सकते। इंट्रासेल्युलर मैं पहले भी समझा चुकी हूँ। इंट्रासेल्युलर होने का ये मतलब होता है कि इनको अपने ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन के लिए एक लिविंग होस्ट सेल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना इनका ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन नहीं हो सकता। एंड इन्फेक्शियस होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इतना ही सिंपल है, सिर्फ इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है और एक प्रोटीन प्रेजेंट है। तो वायरसेस को हमें अगर डिफाइन करना होगा तो हम यही डेफिनेशन यूज करेंगे, वायरसेस आर सब माइक्रोस्कोपिक इंट्रासेल्युलर इन्फेक्शियस एंटिटीज दैट आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। अब वायरॉइड्स क्या है? देखो वायरॉइड्स वायरसेस ही है एक्सेप्ट फॉर द प्रोटीन कोट। बस उस प्रोटीन कोट को छोड़ करके जो एक सिंगल स्ट्रैंड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, जिसमें कोई प्रोटीन कवरिंग नहीं प्रेजेंट है, ठीक है, वही बस आपका वायरॉइड होता है। सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है जो केवल एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से मिलकर के बना हुआ है, इसमें कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं है। So unlike viruses, viroids do not encode any protein. Instead, they replicate within the host cell using the host मशीनरी। वैसे तो होस्ट मशीनरी दोनों ही यूज करेंगे, वायरसेस को भी रेप्लिकेशन के लिए होस्ट मशीनरी, होस्ट एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन वायरॉइड्स में बस अंतर यही है कि इसमें वो प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता जो वायरसेस में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले समझते हैं थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वायरसेस के। देखो वायरसेस जो है ए सेल्यूलर है, ये चीज क्लियर रखना, कोई सेल से नहीं मिलकर के बने हुए हैं। सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सब माइक्रोस्कोपिक मतलब कि सभी माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देखे जा सकते, कुछ होंगे जिनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंट्रासेल्यूलर होते हैं यानी लिविंग होस्ट सेल चाहिए। एक लिपिड मेम्ब्रेन सिस्टम होती है ना नॉर्मल फंक्शनिंग सेल में, एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम होता है ना, एटीपी प्रोड्यूस होता है, वो इनमें नहीं होता। एंड होस्ट मशीनरी पे डिपेंडेंट होते हैं रेप्लिकेशन के लिए। मतलब कहने का ये मतलब है कि होस्ट का यूज करेंगे, खुद के अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए होस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वायरसेस के नेचर की। तो ये जो पर्टिकुलर फोटो है, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही हमें आंसर में लिख करके आना है। देखो वायरसेस के नेचर को पूछने का रीजन ये है कि जो वायरसेस हैं उनका डुअल नेचर होता है। एम्बिगुअस का मतलब डुअल नेचर होता है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी फीचर शो करते हैं। तो दैट इज व्हाई दीज आर यूनिक एंड एम्बिगुअस। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे शो करते हैं? देखो रिप्रोड्यूस कर सकता है, म्यूटेशन हो सकती है इसके अंदर, इवॉल्व करता है, लेकिन ये सब प्रोसेसेस केवल वो एक लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही कर सकता है। तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे, दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन म्यूटेट, दे कैन इवॉल्व, बट ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। ठीक है, विथ द यूज ऑफ होस्ट मशीनरी, होस्ट एंजाइम्स, देन ओनली इट कैन शो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक एक होस्ट सेल के बाहर, ये एक इनर्ट मैटर है ही नहीं कुछ, अपना खुद का मेटाबॉलिज्म कैरी आउट नहीं कर सकता, रेस्पिरेशन नहीं कर सकता, कोई सेल्यूलर फंक्शंस नहीं होते, तो बिना एक होस्ट के तो ये केवल एक इनर्ट पार्टिकल है। तो इसीलिए नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए। फिर दो और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट है कि वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक टू देयर होस्ट, हाईली स्पेसिफिक, एंड दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी कि पैरासिटिज्म करने के लिए ये ऑब्लिगेटेड है, इससे जरूरी है, नेसेसरी है कि वो किसी होस्ट सेल पे डिपेंड करे, अकेले रह नहीं सकते।
सकता, इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिविजुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो आंसर को बस इसी फॉर्मेट में लिखना, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में दे कैन रिप्रोड्यूस, म्यूटेट एंड इवॉल्व बट ओनली इनसाइड अ लिविंग होस्ट सेल। नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में दीज आर जस्ट अ इनर्ट पार्टिकल व्हेन दे आर आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट स्पेशलिटी एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट। सो ये और आंसर को एंड करना बाय दिस लाइन दैट वायरसेस शो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक मेकिंग देयर नेचर यूनिक एंड एम्बिगुअस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही सिंपल है। देखो मैंने जैसे जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे तो ये बताया था कि इसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड होगा। एक बात को यहीं पे एकदम अच्छे से क्लियर कर लो, गांठ बांध लो कि न्यूक्लिक एसिड मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइदर डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों कभी भी नहीं प्रेजेंट होगा एक वायरस में। तो आइदर वो डीएनए होगा या आरएनए होगा, आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा या डबल स्ट्रैंडेड होगा, बट जो जेनेटिक मटेरियल है उसका मेजर काम है कि वो रेप्लिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस कैरी करता है, ठीक है। इसके बाद कैप्सिड, एक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जो कि न्यूक्लिक एसिड के अराउंड प्रेजेंट होता है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो कैप्सिड होती है ना, ये जब ये होस्ट सेल में चला जाता है ना तो ये कैप्सिड लेयर भी डीजेनरेट हो जाती है। ये बहुत छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिसको कैप्सोमियर्स कहते हैं। वो कैप्सोमियर्स टूट जाते हैं ताकि जो जेनेटिक मटेरियल है वो जाके होस्ट सेल में एंटर कर सके, इम्बेड हो सके। और एक ऑप्शनल किसी किसी में एक एनवेलप प्रेजेंट होता है, आउटर लिपिड एनवेलप, जो कि जिसके अंदर वायरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने में और होस्ट सेल में इस वायरस की एंट्री करवाने में हेल्प करते हैं। तो ये वही वाला प्रोटीन है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि सरफेस पे ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिससे कि वो जाके होस्ट पे अटैच होता है। सो वायरसेस आर ऑफ और ऑल्सो मॉर्फोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये डिफरेंट शेप्स एंड साइज के भी होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने, न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड टू कैरी द इंस्ट्रक्शंस फॉर रेप्लिकेशन, कैप्सिड स्मॉल प्रोटीन कवरिंग दैट इज for surrounding and protecting the nucleic acid, and वो smaller protein unit से मिलके बना होता है कैप्सोमियस एंड देन एनवेलप, ठीक है, जो कि होस्ट रिकॉग्निशन करता है, सब में नहीं प्रेजेंट होता। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर पूछेगा तो ये डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके अंदर हम बताएंगे ये वायरल जीनोम है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ये आपका कैप्सिड है, ठीक है, दिस इज योर प्रोटीन कोड एंड देन इसके बाद इसके ऊपर किसी किसी में ऐसा एनवेलप प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, या तो इंडिविजुअली आस्क हो सकता है, पूछा जा सकता है, या फिर किसी क्वेश्चन के पार्ट के फॉर्म में भी ये पूछा जा सकता है कि वायरसेस रेप्लिकेशन कैसे करती है। तो शुरू से इस लेक्चर की शुरुआत से मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि होस्ट मशीनरी का यूज करके, होस्ट एंजाइम्स का यूज करके, तो एक्चुअली में ये प्रोसेस होता कैसे है। देखो ये 6 स्टेप्स में डिवाइडेड है और इसको याद रखना बहुत सिंपल है क्योंकि एक सीक्वेंस में चल रहा है। सबसे पहले जो वायरस है वो करेगा अटैचमेंट। तो जैसे हमने देखा ना, जो एनवेलप प्रोटीन्स हमने देखा होस्ट रिकॉग्निशन के लिए है, वो प्रोटीन एक्चुअली हेल्प करती है होस्ट सेल को रिकॉग्नाइज करने में और होस्ट सेल में वायरस को ले जाके अटैच करने में। तो पहला स्टेप होता है अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन, जहां पे वायरस जो है वो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स में जाकर के अटैच होते हैं, होस्ट के रिसेप्टर्स में जाके अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ जो उसके सरफेस में प्रोटीन प्रेजेंट है उसकी मदद से। तो पहले तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि पहले तो वो आपस में कॉन्टैक्ट में आए, जो होस्ट है और जो वायरस है पहले कांटेक्ट में आए। तो पहला स्टेप होता है अटैचमेंट या एड्सॉर्प्शन। सेकेंड स्टेप इज पेनिट्रेशन। अब ये जो पर्टिकुलर वायरस है जो कि अभी सरफेस पे अटैच हो चुका है, आइदर इसको सेल खुद अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा एंडोसाइटोसिस के थ्रू, या फिर ये डायरेक्टली क्या करता है, फ्यूज कर जाता है, घुस जाता है, एंटर कर जाता है इन द होस्ट सेल। तो सेकेंड स्टेप हो गई पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन होने के बाद मैंने जब कैप्सिड पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि अनकोटिंग होगी, मतलब अब जब एक बार जो हमारा वायरस है वो सेल के अंदर पेनिट्रेट हो चुका है, इसके बाद वो अपना कैप्सिड लेयर क्या कर देता है, डीजनरेट कर देता है, कैप्सिड लेयर रिमूव हो जाता है। कैप्सिड लेयर का मेजर काम ही था प्रोटेक्शन, तो उसका काम यहाँ पे खत्म होता है। अब जब ये कैप्सिड लेयर रिमूव हो जाएगी ना, तो जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, वो होस्ट सेल के साइटोप्लाज्म में एक्सपोज हो जाएगा क्योंकि मेन काम उसी से है। अब ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल था जो अब होस्ट सेल में पहुंच चुका है, अब ये रेप्लिकेशन करेगा। जो आरएनए है वो ट्रांसक्राइब होके, ट्रांसलेट होके वायरल प्रोटीन बनाएगा। फिर ये जो भी वायरल प्रोटीन बनेंगी ये आपस में मिलके एक वायरस पार्टिकल बनाएंगी, ठीक है, असेंबल होंगी। जितने भी न्यूली सिंथेसाइज्ड वायरल जीनोम एंड प्रोटीन है ये आपस में असेंबल होके एक वायरस पार्टिकल बनाएंगे और आइदर लाइसिस के थ्रू यानी ब्रेकडाउन के थ्रू या फिर बडिंग के थ्रू ये होस्ट सेल में रिलीज
हो जाएंगी। तो ये 6 स्टेप में ये पूरा पूरा डिवाइडेड होता है, अटैचमेंट, पेनिट्रेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन, असेंबली, रिलीज, और इसके थ्रू जो होस्ट है वो रेप्लिकेट करता है। तो आई होप समझ में आया कि कैसे वो होस्ट की मशीनरी का ही यूज कर रहा है लेकिन अपना रेप्लिकेशन कर रहा है। एक और टॉपिक है आपके सिलेबस में, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ वायरस, विच इज अ वेरी सिंपल टॉपिक कि किस किस चीजों के थ्रू जो वायरस है वो ट्रांसमिट होता है। यानी कि देखो, वायरसेस मस्ट बी बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कंटेंट्स ऑफ लिविंग होस्ट सेल, ठीक है, जो लिविंग होस्ट सेल है उसके कांटेक्ट में वायरसेस का आना जरूरी होता है। तो ये जो ट्रांसमिशन होता है ना, ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, जैसे कि मान लो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, तो वायरसेस इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं, जिससे कि मोजाइक होता है, लीफ रोल होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी ये चीज हो सकती है। इसके बाद मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो सकता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन का ये मतलब होता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि जो वायरस इन्फेक्टेड सैप है जो प्लांट से निकल रहा है, वो अगर किसी टूल में लग गया है, किसी इंप्लीमेंट में लग गया है, इंसेक्ट के माउथ पार्ट में लग गया है, ठीक है, इंसान की बॉडी में लग गया है, तो वो भी उसके थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है, जैसे कि टोबैको मोजाइक वायरस हो गया। सीड ट्रांसमिशन, अब देखो सीड के थ्रू ट्रांसमिशन जनरली बहुत इंटरनली वाला ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, एक सीड के थ्रू दूसरे सीड, मतलब इंटरनली वो चीज प्रोसेस होती है। इसके अलावा प्रोलेन के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है एंड इंसेक्ट के थ्रू भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो दीज आर द वेज थ्रू विच वो ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अंदर कोई ऐसा डिफिकल्ट साइंस नहीं है समझने को। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं उसके बेसिस पे आंसर्स हमें प्रिपेयर्ड रखने हैं। वायरॉइड्स को एक्सप्लेन करने आएगा तो हमें पहले बताना पड़ेगा वायरॉइड्स एंड वायरसेस के बीच में डिफरेंस आ सकता है। तो डिफरेंस बस इतना ही है कि वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं प्रेजेंट होता, कैप्सिड नहीं प्रेजेंट होता, वायरसेस में कैप्सिड प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने बोलेगा तो हमें तीनों स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करना है। आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, इसके बाद जो आपका कैप्सिड हो गया, एनवेलोप हो गया, जो सब में नहीं प्रेजेंट होता बट मोस्टली प्रेजेंट होता है। अगर रेप्लिकेशन पूछे तो ये जो 6 स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन हम डिस्कस करके आए हैं वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रांसमिशन में तो आप ये सिंपल स्टेप्स बता सकते हो कि इसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।